स्टार्ट कर लिया इसमें। लास्ट क्लास में हम रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आपने नोट्स स्टडी किए होंगे, किसी को कुछ डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्वेश्चन देखे थे हमने, सॉरी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया किस किस पे डिपेंड करते हैं वो हमने देखा था। यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हमने, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। यस रिदम, यू रेज योर हैंड, लेट मी अनम्यूट यू। यस रिदम। Sir, I have sent a doubt to you in WhatsApp. Sir, that increasing order of resistivity and resistance. ओके ओके, उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले रेजिस्टिविटी और दोनों के बारे में डिस्कस करके उन्हीं क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके फाइन। ओके, तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, लेंथ पर हम देख चुके थे। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी देख चुके थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दोनों को हम जॉइनली, ठीक है, या एक साथ लिखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा मिलेगा, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी किस टाइप का मटेरियल है, कि वो कॉपर है या आयरन है या एल्यूमिनियम है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और नेचर पर डिपेंड करता है, इसी को हम रेजिस्टिविटी से दिखाते हैं, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी किसके लिए डिफाइन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक टाइप के पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल के लिए डिफाइन है, ठीक है। जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी डिफाइन है। अब कॉपर वायर कितनी ही लेंथ का हो, चाहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। रेजिस्टिविटी यूनिक है, यानी वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपको कितना ही बड़ा वायर दे दी जाए, आपको क्या करना है रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए, उसका आपको 1 मीटर लेंथ लेनी है और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, ठीक है। उसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसे ही क्या बोला हमने, रेजिस्टिविटी। तो आपको चाहे कितना ही बड़ा वायर या कितना ही छोटा वायर दे दे, आपको लेना कितना है, उसकी लेंथ 1 मीटर लेनी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये फिक्स्ड है। अगर फिक्स होगा तो रेजिस्टेंस भी उसका फिक्स होगा, रेजिस्टेंस फिक्स होगा तो उसी रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टिविटी, ओके। तो रेजिस्टेंस लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है फिर, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी मटेरियल किस टाइप का है। ओके कशिश, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, देन let me know your problem।
यस कशिश। सर ये रेजिस्टिविटी वाला समझ में नहीं आया। ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट है, मीनिंग 5 मीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। अब आपको रेजिस्टिविटी फाइंड कर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी। ओके तो रेजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, बट कब, जब वायर की जो लेंथ गिवन है वो 1 मीटर होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। हर टाइप के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे, एक स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। वो स्पेशल रेजिस्टेंस की स्पेशलिटी क्या होगी कि उसकी लेंथ 1 मीटर होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। ओके फाइन कशिश। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और सही से क्लियर हो जाएगा। ओके नेटवर्क इश्यू, ओके इट इज स्टेबल नाउ। और किसी को कुछ डाउट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है तो थोड़ा वेट करिए, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी केवल 2। एक तो मटेरियल पर, यानी मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। ओके इसके अलावा लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। और क्वेश्चन है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आपको 3 पीसेस ऑफ कॉपर दिए हैं। ठीक है कॉपर के 3 पीसेस हैं यहाँ पर। एक है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है एक की लेंथ है 5 मीटर, दूसरे की है 6 मीटर और थर्ड वन की है इसकी 5 मीटर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में जो दिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, बी में 2 मीटर स्क्वायर और सी में 3 मीटर स्क्वायर दिया है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो यू कैन टाइप मैसेज, ठीक है यानी सबसे ज्यादा किसका होगा। आप मैसेज टाइप करिए तो मेरे को आइडिया लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है यू कैन टाइप मैसेज ए बी और सी में से किसकी पहले रेजिस्टेंस का देखते हैं तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बताइए। यस साक्षी शर्मा सेड बी, वंश गोयल बी, वानी सेड बी, एकमवीर सेड बी, अश्विनी रॉय सी, अश्नित कौर बी, मेहुल गुप्ता बी, आकांक्षा बी। ओके तो देखो रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम। तो यहाँ पे लेंथ किसकी ज्यादा है सबसे, तो बी ऑप्शन में जो पीस है उसकी लेंथ है 6 मीटर। ओके और क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम किसका है, इन दोनों का सेम है ए और बी का, लेकिन बी की लेंथ ज्यादा है। तो जितना जिसकी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा।
और क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, बी के बाद कौन सा? सेकेंड, बी के बाद यानी बी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर बी से कम, ए या सी, विच ऑप्शन? बी के बाद ए। ओके, क्योंकि देखो ए और सी में देखिए लेंथ तो सेम है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का कम है, तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। यस, मेनी स्टूडेंट्स गेव राइट आंसर। शिवम, रोमनप्रीत, अंगदवीर, सुचिता, अंश गोयल, वंश गोयल, सॉरी, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बताइए अब। रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? आकांक्षा सेड सेम, यानी सभी की रेजिस्टिविटी सेम होगी। एनी अदर स्टूडेंट? मेहुल गुप्ता सेड A equals to B equals to C, good. Jasbir said same. Kashish Sani said same. Okay, 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 fine, equal. Okay, Adya Joshi raised their hand. Okay, let me unmute you, Adya, then ask your question. Yes, Adya. Adya, you raised hand. Ask your question. Adya, do you have any query? Okay, fine. तो देखिए, ओके, तो यहां पर जो पीस दिए थे वो सारे पीसेस किसके थे? कॉपर के, यानी मटेरियल एक ही था। अब चाहे लेंथ अलग हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, तो वो केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मटेरियल क्या है? सारे के सारे पीसेस किसके हैं? कॉपर के। तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। ओके, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर जब तक टेम्परेचर का नाम ना ले क्वेश्चन में, टेम्परेचर के बारे में कुछ ना बोले, तब तक हम टेम्परेचर सेम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब तक बोले ना क्वेश्चन में, तब तक टेम्परेचर को क्या ले हो? सेम, कि सारे पीसेस की जो रेजिस्टिविटी है या सारे पीसेस जो हैं वो सारे के सारे सेम टेम्परेचर पर है। ओके, तो टेम्परेचर सेम और मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सभी की सेम होगी। रिदम क्वेश्चन इज, सर रेजिस्टिविटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और इसको हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। ओके, आपको कोई क्वेश्चन में दे सकते हैं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, रेजिस्टेंस गिवन हो सकता है, ठीक है, और लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन हो सकते हैं, और वहां से रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। बट जो रेजिस्टिविटी निकालते हैं हम प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकली निकलती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, उसका अगर हम देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, पर क्वेश्चन में कभी रेजिस्टेंस दे देते हैं और रेजिस्टिविटी फाइंड करने को बोल देते हैं, ऐसा हो सकता है, पर रेजिस्टिविटी हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। ओके, ठीक है, अगर अभी भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। विनायक, wait, students are raising hand. Yes, Palak. Sir, I have not understood. आपको समझ नहीं आया? ठीक है, नहीं, तो sir. रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया, रेजिस्टिविटी? Sir, resistivity. ओके, तो देखो, रेजिस्टिविटी हम प्रैक्टिकली निकालते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। उसमें क्या करते हैं, 1 मीटर,
कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने, ओके। कंडक्टर लेने के बाद हमने क्या किया, उसकी लेंथ कितनी ली, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर, और एक बैटरी के अक्रॉस उसको कनेक्ट कर दिया। वहां से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या नाम देंगे हम, रेजिस्टिविटी। ओके, तो उस वायर के लिए या उस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स हो गई। अब चाहे आप लेंथ कितनी भी इंक्रीज कर दो, लेंथ कितनी भी डिक्रीज कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस ये है कि रेजिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक वायर ले लो, अगर उसकी लेंथ चेंज कर दी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बट रेजिस्टिविटी के लिए हमें वायर 1 मीटर का ही लेना है, चाहे कोई सा मटेरियल दो तो, लेकिन वायर कितना होना चाहिए, 1 मीटर का। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। ओके, यानी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है बट स्पेशल टाइप का। क्या स्पेशलिटी है कि उस वायर की लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तब जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। हर एक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे, ये डिफरेंस है। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें आंसर बताइए। यू कैन टाइप मैसेज। इंक्रीजिंग और अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? यशराज gave आंसर B, then A, then C। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। मोहित सेड CBA। एनी अदर स्टूडेंट? विनायक BAC, यानी B is higher resistivity than copper than silver। पलक त्यागी, मेहुल गुप्ता, ऋषभ बिरंजन, कशिश, रोमनप्रीत BAC, आकांक्षा BAC। ओके, तो ये तो नोट में भी लिखवाया है, ठीक है। शिवम गुप्ता, रौनक, ओके। मैनी स्टूडेंट्स गेव करेक्ट आंसर। तो देखिए कि यहाँ रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, ये प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं। और प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि एक सिल्वर, एक कॉपर और एल्यूमिनियम, 3 मटेरियल लिए और तीनों मटेरियल की लेंथ कितनी ले ली हमने, 1 मीटर, और तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया, 1 मीटर स्क्वायर। फिर हमने कंपेयर करके देखा, ठीक है। तो हमें पता चला कि सबसे कम वैल्यू जो आई वो सिल्वर के लिए आई, यानी सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी, सिल्वर की। फिर किसकी, कॉपर के लिए आया, फिर एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम होगा सबसे पहले सिल्वर C, फिर उसके बाद उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम। तो आपका आंसर होगा CAB, ठीक है। करेक्ट आंसर इज CAB, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम। ये नोट में भी लिखवाया है, ओके। ये वैल्यू हमें प्रैक्टिकली पता चलती है, जो प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। तो हम उसको प्रैक्टिकल के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं और प्रैक्टिकली वो फिक्स्ड है। तो ध्यान रखना है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, फिर उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 207 पेज पर एक रेजिस्टिविटी की टेबल दी है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए। तो वहां पे सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, फिर उसके बाद कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। इसके अलावा अलग अलग मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं वहां पे,
ठीक है, LOS कंडक्टर, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज, रेजिस्टिविटी की वैल्यूज हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। डिफरेंस क्या है, एक रेजिस्टिविटी स्पेशल टाइप का, पेज नंबर इस 207 पे टेबल दी है। ठीक है रोमनप्रीत, 207 पे टेबल गिवन है, तो वहां पे आप देख सकते हैं 207 पे। ओके फाइन। अब देखिए, तो रेजिस्टिविटी में इतना आपको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप से आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं क्या, कि विच मटेरियल हैज मिनिमम रेजिस्टिविटी और विच मटेरियल हैज मैक्सिमम रेजिस्टिविटी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जब पूछेंगे तो आपको मटेरियल देंगे, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल दे सकते हैं। ओके, लेकिन जब वो मिनिमम पूछेंगे तो किसी मटेरियल का नाम नहीं लेंगे। तो आपको मिनिमम जब पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर। ओके, तो जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो रो कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसलिए हम घरों में कॉपर यूज करते हैं, हालांकि सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, पर सिल्वर इज वेरी कॉस्टली कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, रेजिस्टेंस कम होगा तो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, आकांक्षा's क्वेश्चन इज करंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। हम आगे देखेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड hence derive relation for resistance of a given conductor and temperature। ओके, तो हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है उसको देखिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए क्या, कि पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, अब पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस। तो पर यूनिट मींस जब भी पर यूनिट अगर कोई डेफिनेशन में लिखा रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, तो न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, फिर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, तो जो पर यूनिट में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में लिखा है। फिर पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज भी पर यूनिट है, इसलिए टेम्परेचर चेंज को भी क्या किया हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। ओके, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। इट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर अल्फा है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अल्फा। चेंज इन रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया डेल आर। डेल आर क्या दिखा रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल चेंज बताता है। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये किसका है, डेल का। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये डेल का है, और डेल मींस चेंज, तो डेल आर मींस चेंज इन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिखा है डेल टी मींस चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, नोटेशन का मीनिंग नीचे भी लिखा है, यानी आर, अब देखो यहाँ पे RT1 RT2 क्या है, ये आगे जब डेरिवेशन में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है, डेल आर बाय R1 इंटू डेल टी, डेल आर बाय R1 इंटू डेल टी। डेल आर की वैल्यू देखेंगे यहां से, तो डेल आर क्या हो जाएगा आपका, R1 डेल टी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अल्फा के साथ, तो अल्फा इंटू R1 इंटू डेल टी। ओके, डेल आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन लिख दिया हमने R2 माइनस R1। ठीक है, R2 को हम RT2 लिख सकते हैं, मतलब R2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। अल्फा इज द, अल्फा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये दिखाता है
कि अगर किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, ठीक है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये बताता है अल्फा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है इसका, डेल आर बाय आर वन इंटू डेल टी। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा डेल आर इक्वल्स टू अल्फा आर वन इंटू डेल टी। यस आद्या जोशी, यू रेज्ड हैंड। यस आद्या। सर अल्फा समझ में नहीं आया। ओके, देखो अल्फा न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, पर अल्फा यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है सबसे मेन। जब आप एप्लीकेशन देखेंगे तब समझ आएगा अल्फा की वैल्यू में मीनिंग। ओके सर। ओके, तो देखिए अभी के लिए यहाँ पे समझिए अल्फा क्या है। अल्फा ये बताता है सर। यस सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आला, अल्फा वाला समझ नहीं आ रहा। ये पूरा समझ में नहीं आया टेम्परेचर के बाद। ओके ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ओके, देखिए फिर से इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, मैं 10 सेकेंड का पॉज दे रहा हूं, आप इसकी डेफिनेशन को रीड करिए सबसे पहले। ओके फाइन, तो क्या है चेंज इन अल्फा, क्या है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। ओके, यहाँ पे अल्फा किसी एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है, जैसे रेजिस्टिविटी फिक्स होती है एक मटेरियल के लिए, उसी तरीके से अल्फा भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है और इसकी वैल्यू गिवन रहती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। अल्फा की वैल्यू फिक्स रहती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ओके, कोई एक पीस है, जैसे कॉपर का मान लीजिए, पीस किसका है, कॉपर का, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1 या RT1। R1 और RT1 दोनों सेम थिंग है, ठीक है, ध्यान रखना R1 और RT1 सेम थिंग है। तो इसका रेजिस्टेंस है R1, टेम्परेचर कितना है अभी T1। हमने क्या किया, इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया RT2 या R2, और टेम्परेचर कितना हो गया T2। ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला डिराइव होके आया वो डेफिनेशन से आया अल्फा की, और कितना आया R2 इक्वल्स टू R1 अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। R1 को भी कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे T2 लिखा है, ये T2 की जगह T1 है, ठीक है, T2 माइनस T1। ओके, तो अल्फा क्या है, अल्फा ये बताता है आपको कि किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा अगर टेम्परेचर को मैं 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता हूं। ओके, तो इनिशियल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा ये आपको अल्फा दिखाता है। ठीक है, जैसे अल्फा की वैल्यू मान लीजिए, अल्फा की वैल्यू है 10। ओके, अल्फा की वैल्यू कितना है 10, तो अल्फा ये दिखा रहा है कि उस कोई एक मटेरियल है, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से मैं इंक्रीज करता हूं, तो उस मटेरियल के रिस्पेक्ट में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 बाय दैट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा।
ठीक है, कैसे वो हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे। ओके, तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन कैसे आया, अल्फा से, अल्फा की डेफिनेशन से। अल्फा की डेफिनेशन क्या है, अल्फा इक्वल्स टू डेल आर बाय आर वन इंटू डेल टी। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला इसका अल्फा का। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा रखेंगे तो ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अल्फा की डेफिनेशन में 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी अल्फा क्या बता रहा है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। बाकी अगर 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज करोगे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, बट अल्फा की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में 1 डिग्री सेल्सियस लेना है। लेकिन आपको एग्जाम में यस वानी यू रेज्ड हैंड। Yes, Vani, you have any query? नो सर, वो गलती से हो गया था। Okay, fine. तो देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पर क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन को रीड करिए, क्या गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है। इफ टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने अल्फा से जो डेरिवेशन आएगा उस डेरिवेशन को हम एक बार और डिस्कस करेंगे। तो वहां से रिलेशन जो निकल के आएगा R2 और R1 में टेम्परेचर के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन, आकांक्षा का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं, आगे हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, आद्या जोशी has query. Yes, Adya. Yes, Adya. सर नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है वो बताइए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ नहीं आ रहा। यस सर। देखो अल्फा गिवन रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट होती है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे ही पूछा जाएगा। जैसे ये कि एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, कितने डिग्री पर है या कितने डिग्री टेम्परेचर पर है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करके हमने लेंथ इंक्रीज नहीं की, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज नहीं किया, केवल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करके उसका टेम्परेचर कितना कर दिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। अल्फा की वैल्यू गिवन है,
टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है यानी T2, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, सारी वैल्यू पुट करोगे तो रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आप फिर से पढ़ के आना। ओके, फिर से इसको डिस्कस करेंगे, यानी टेम्परेचर चेंज को फिर से डिस्कस करेंगे, और 2 और 3 क्वेश्चन ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और आपके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे 2 और 3 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उसको नोट कर लेना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस यशराज, अभी टाइम हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से फिर से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार रीड करके आना। ओके, एंड बर्थडे रिदम Happy birthday. Thank you, sir. welcome. There is chocolate. Meet again in next session tomorrow. Chocolate तो भिजवा दो।